सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 हिंदी क्षितिज पार्ट 2 लहासा की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये एक यात्रा वृत्तांत है जो लेखक राहुल जी द्वारा रचित है, जो चीन से लेकर तिब्बत की यात्रा तक का जो सफ़र है, उस सफ़र को लेखक ने किस प्रकार उसका वर्णन किया है इस यात्रा वृत्तांत में दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट हम राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में ननिहाल मतलब उनके नाना के गांव में पंदहा ज़िला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव मतलब इनके पिताजी वाला गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया, ठीक है। जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब से इनका नाम क्या हो गया, राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। उनका देहवासन मतलब इनकी मृत्यु कब हुई, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया मतलब रचनाएं लिखी। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा जिसके 6 भाग हैं, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय मतलब जो गायब हो रही थी, लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब जो सामग्री गायब हो रही थी उसको दोबारा से लाकर इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ का मतलब होता है घूम घूम कर, ठीक है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थल मतलब जो जानते नहीं हैं उन स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है मतलब ये जो चैप्टर है वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने कब की थी, सन 1929 से 30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते की थी, ठीक है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिख मंगे के छद्मवेश में की। मतलब एक भीख मांगने वाले का वेश बनाकर इन्होंने ये यात्रा की, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम मतलब बहुत ही कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। चलिए चैप्टर लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है।
फरी कलिगपोग, मतलब ये वह रास्ता है, ठीक है, जहाँ से क्या करते हैं, नेपाल से तिब्बत जाते हैं, वह रास्ता अभी बंद था। मतलब जब खुला नहीं था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक नहीं, सैनिक रास्ता भी था, मतलब यहाँ से सैनिक भी आया जाया करते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहती थी, मतलब चीनियों की सेना रहती थी, ठीक है। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग यानी कि किले किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, वहां कुछ घर आबाद यानी कि बचे हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा परित्यक्त यानी कि त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं, यानी कि भेदभाव का तो कोई सवाल ही नहीं है, और ना औरतें पर्दा या घूंघट करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे लोगों को चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, ठीक है। जो भिखमंगे टाइप के दिखते थे उनको घर के अंदर नहीं आने देते थे। नहीं तो अगर आप भिखमंगे नहीं हो तो बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में ओखली टाइप की होती है, चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रखकर आपको दे देगी, ठीक है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं, ठीक है। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त मतलब त्यागे हुए उस चीनी के किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, ठीक है। एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। एक आदमी राहदारी मांगने आया तो हमने क्या किया, वह दोनों चिटें उसे दे दी, ठीक है। चिट का मतलब जो टिकट वगैरह दी जाती थी वहाँ पे, वो चीज़ें। तो क्या किया, दोनों चीज़ें उन्होंने दे दी। शायद उसी दिन हम थोगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। अब ये थोगला क्या होता है? थोगला मतलब एक स्थान है, ठीक है। तो थोगला के पहले के आखिरी गांव में हम पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते थे, ठीक है। अब सुमति कौन है? सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु था जिसका नाम लोबजंग शेख था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति नाम से पुकारा, ठीक है। अब चिटे क्या होती है? चिटे मतलब नेनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोटपोन मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी गई एक पर्ची टाइप की होती थी, जो राहदारी जो लेखक अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से उसे प्राप्त की, ठीक है। तो शायद उसी दिन हम थोगला क्या होता है? थोगला मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान है, ठीक है। तो थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी रहते थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यानी कि एक भले मनुष्य या भले मानुस,
एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, यानी कि एक भले मानुष के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छद पीकर बहुत कम होश आवाज़ को दुरुस्त रखते थे। छद मतलब कोई नशीला पदार्थ। अब हमें उस विकट डाड़ा तोगला पार करना था। डाड़ा मतलब ऊंची ज़मीन, तोगला मतलब तिब्बती सीमा का एक स्थान, ठीक है, उसे पार करना था। डाड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव भी दिखाई नहीं देते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों पर कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब खूनी को सज़ा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन जहाँ पे कोई ना रहता हो, निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया यानी कि गुप्त विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल तोगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिख मंगे थे। जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कूची कूची मतलब दया दया एक पैसा दे दो कहकर भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे ले जाते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था, ठीक है। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगकोर यानी कि किसी जगह का नाम है लंगकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे, ठीक है। भीटे मतलब टीले के आकार का ऊंचा सा स्थान, जिन्हें भीटे कहा जाता था। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली, ठीक है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था। यहाँ का जो सबसे ऊँचा स्थान था वहाँ पर किसी डाड़े के देवता नामक स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब ये चढ़ाई हो गई, अब उतना ही उतरना है, ठीक है। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं थी। शायद 2-1 और सवार हाथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं देन की वस्तु मतलब स्पेनिश उपन्यासकार सार्वे तक जो कि 17वीं शताब्दी के उपन्यासकार थे, डॉन क्विक्सोट के जो नायक थे, जो घोड़ों पर चलता था, ठीक है। तो दैन की वस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या फिर पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चल गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने की ओर जाता है, दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था।
तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोल जो कि वहाँ के शासक थे, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता था और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता हूं। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, मतलब स्वागत करता। पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब थुक्पा क्या होता है? सत्तू या चावल के साथ मूली, ठीक है, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ थुक्पा कहलाता है, ठीक है। अब हम तिगरी, जो कि एक स्थान है, तिगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिगरी समाधिगिरी था, ठीक है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी, मतलब उनको फाड़ कर टुकड़े करना, ठीक है। चिरी बत्तियों के गंडे मतलब तांत्रिकों द्वारा मंत्रा गया एक धागा। गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे, ठीक है। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसलिए मैं तुम्हें लहसा पहुँच कर रुपये दे दूंगा, ठीक है। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए फिर। अब वो बोल रहा है कि सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से मोटे कपड़े से अगर सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती थी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने लगे, जो कि एक स्थान था, ठीक है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों यानी कि विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता था, जिसके लिए एक मजदूर बेगार या फिर मजदूरी में मिले जाते थे। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु यानी कि जो जैन धर्म के उपदेशक होते हैं उन्हें बौद्ध धर्म के उपदेशक होते हैं उन्हें भिक्षु कहा जाता था। कोई भिक्षु भेजा जाता था जो जागीर के आदमियों के लिए राजा ज़्यादा से कम नहीं होता था, मतलब वे एक प्रकार का राजा के समान होता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नस्से बड़े भद्र पुरुष थे, मतलब बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा था। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रखी होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्से से विदाई लेकर चल पड़े। तो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। चलिए, बाय।